गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में जो क्षेत्रीय विस्तार था वो सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़ करके वो गंगा के मैदानों में, विशेष रूप से गंगा जमुना के दोआब में फैलिया था। विशेष रूप से अगर हम चर्चा करें तो कुरु और पांचाल का जो क्षेत्र था वो प्रमुख था उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के बाद की अवस्था में हम देखते हैं कि ये भरतपुर अलवर के प्रदेश में, फिर कौशाम्बी इलाहाबाद के पास में, उत्तर में अयोध्या और श्रावस्ती के पास में, और आगे बढ़ते हुए सदा नीरा नदी गंडक के पास में, गंडक नदी के पास में विदेश क्षेत्र में, जिसकी पहचान आज मिथिला के क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, वहां तक फैल गया था। ये कबीले संख्या में बढ़ोतरी के कारण इतने विस्तृत क्षेत्र में फैल गए थे। इन कबीले की जो संख्या बढ़ी तो इससे क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। इन कबीलों को जन को हम पाते हैं कि विस्तार के कारण परिवार में वृद्धि होती भी गई। ये कुल कहलाने लगे, जो बड़े परिवार थे कुल कहलाने लगे, और इस परिवार के कुल के प्रमुख को कुलपति कहा गया। यानी कि कुलपति ही परिवार का हेड होता था। परिवार संयुक्त होता था। इस परिवार में पिता, माता, पुत्र, पुत्री, पितामह, पितामही सबका वर्णन मिलता है। संयुक्त परिवार का एक अच्छा उदाहरण हमें उस उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये जमीन के प्रति जागरूक होने लगे थे, और परिवार में भेद के भी हम असर देखने को पाते हैं। विशेष रूप से हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में जो धृतराष्ट्र और पांडव दो भाइयों के पुत्रों के बीच में जमीन को लेकर के भेद हुआ था। और इस तरह से हम देखते हैं कि परिवार भले ही संयुक्त रहा, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल में इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी पैदा हुए थे। परिवार बनता था वैवाहिक जीवन के माध्यम से, और वैवाहिक जीवन में हम देखते हैं कि सुख और शांति से सामान्यतः रहते थे। एक पुरुष की सामान्यतः एक पत्नी होती थी, लेकिन संभ्रांत लोग या उच्च वर्ग के लोग, जो संपन्न लोग, उनकी एक से अधिक पत्नियां भी होती थी। इस काल में एक नई व्यवस्था लागू हुई। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि अपने पसंद से कोई भी शादी विवाह कर सकता था। उत्तर वैदिक काल में दीर्घतमा ऋषि ने एक नई प्रथा लागू की, जिसे गोत्र प्रथा कहते हैं। पहले आइए थोड़ा सा अध्ययन करते हैं गोत्र क्या है, सिस्टम क्या है। जब एक कबीले के लोगों की गाय एक जगह बांधी रहने लगी तो उसे गोष्ठ कहा गया। गोष्ठ, जहां एक कबीले के लोग की गाय एक जगह बांधने लगी तो वो एक समुदाय हो गया, एक समाज हो गया। और यहाँ पर एक नई परंपरा हुई कि जहाँ एक कबीले और समुदाय के लोगों की गाय बांधी जाने लगी, उस कबीले को लोगों में एक गोत्र प्रथा डेवलप हुई। यानी कि एक गोत्र के लोगों में शादी विवाह बंद हो गया। एक गोत्र का लड़का उसी गोत्र की लड़की शादी नहीं कर सकता था। और ये परंपरा आज भी कायम है कि दादा दादी और नाना नानी चार गोत्र को छोड़ करके ही शादी विवाह होता है, और एक गोत्र में इस तरह से शादी विवाह नहीं होता।
अब परिवार में थोड़ा स्त्रियों के दृष्टिकोण डालेंगे और परिवार के प्रमुख की ओर हम दृष्टिकोण डालेंगे। परिवार का प्रमुख जो होता था वो पितामह के बाद पिता ही होते थे, लेकिन मुख्य रूप से जब पितामह बूढ़े हो जाते थे तो पिता के ऊपर ही आ जाती थी। अब परिवार में पुरुषों का वर्चस्व होने लगा, स्त्रियों की स्थिति दय होने लगी और उन्हें दोहित्री यानी कि दूहने वाली और दुखों का जड़ कहा जाने लगा था। यानी कि महिलाओं की स्थिति जो है अब धीरे धीरे घटने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। जो पहले जितना सम्मान था उतना नहीं था, लेकिन अभी भी स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें कई स्त्रियों के बारे में हम पाते हैं कि उन्हें शिक्षित बनाया गया था और इन स्त्रियों में हम देखते हैं कि घोषा, लोपा, मुद्रा और विश्ववारा ये शिक्षित स्त्रियां थी जिन्हें विदुषी स्त्रियों की संज्ञा दी गई है। मैत्रेय संहिता में स्त्रियों के कुछ अवगुणों के बारे में लिखा जाता है कि वो पासा भी खेलती थी, सुरा का भी पान करती थी और इसलिए ये समाज में कुछ अवनति का कारण बन रही थी। हालांकि मैत्रेय और गार्गी एक विद्वान विदुषी के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है और ये शास्त्रार्थों में भी भाग लेती थी और विद्वान के रूप में ये जानी गई है। लेकिन जो भी हो, स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती गई थी। हाँ, एक और अच्छा उदाहरण मिलता है कि लेकिन वो संपन्न वर्ग में थे कि कबीले के जो प्रमुख थे उनकी स्त्री यज्ञों में भाग लेती थी और प्रिय रानी जिसे बवाता कहा गया है वो राजा के साथ यज्ञानुष्ठान में शिरकत करती थी और वो रत्नील के अंतर्गत एक जो समिति होती है जिसके बारे में हम देखेंगे उसकी भी सदस्य हुआ करती थी। अब हम देखते हैं समाज में कई वर्ण हो गए थे। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमने देखा था कि किस तरह एक दिव्य पुरुष से कल्पना की गई है कि ब्राह्मणों मुखमाशील बाहु राजन्यकृत अरु तदस्य यदवश्य पदभ्याम शुद्रो जाए। एक दिव्य पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र। तो ये जो बात ऋग्वेद के अंतिम आसन, अब देखते उत्तर वैदिक काल में आते आते चारों वर्ण पूर्ण रूप से विभाजित होते थे। जो पूजन पाठन में लगाते थे वो ब्राह्मण कराते थे और जो यज्ञों में संपादन करते थे, पहले सामान्यतः छोटे यज्ञ हुआ थे लेकिन अब बड़े पैमाने पर यज्ञ होने लगे और ये यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान के रूप में जाने लगे। बहुत बड़ा जलसा होने लगा था। ये यज्ञ राजा के युद्ध में विजय के लिए होते थे, कृषि कार्य में जुड़े हुए त्योहारों से जुड़े होते थे और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति श्रद्धा अर्पित करने गए थे। यज्ञ से जो धुआं निकलता था ऐसा मानते थे कि ऊपर जाता था और उससे ईश्वर वरदान के रूप में अन्न जल धन्य देते थे। यज्ञ के बाद में पुरोहितों को राजन्य या क्षत्रियों के द्वारा काफी उपहार दिया जाता था। पुत्री पुत्री ने सुधा गौरी, ये सारे कई तरह के 16 पुरोहितों का वर्णन मिलने लगा था। कभी कभी इनके बीच में एक आपस संघर्ष भी हो जाता था, लेकिन इन यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों में पुरोहित सर्वोपरि माना जाने लगा। फिर क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, कबीले की रक्षा करना। ये शासन भी करने लगे थे और इस कारण उनका समाज में काफी महत्व। कभी कभी क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच में मतभेद होने का संघर्ष की स्थिति हो जाती थी, परंतु जब नीचे के वर्णों वाली बात होती थी तो ये दोनों फिर से एक हो जाते थे। वैश्य का काम था वाणिज्य और व्यापार, कृषि कार्य करना, बिजनेस करना, कृषि करना, यानी कि वाणिज्य व्यापार में भी ये इनका प्रमुख योगदान था। इसमें वैश्य में
कृषक और रथकार बहुत प्रमुख माने हैं। रथकार क्योंकि रथ बनाते थे और हल बनाते थे, जो खाती का काम करते थे, इसलिए इनका काफ़ी सम्मान था। फिर कुम्भकार का भी काफ़ी सम्मान था क्योंकि बर्तन बनाते थे, बिना बर्तन के खाना पीना संभव नहीं था। मटके बनाने का काम वो करते थे। राजन या जो शासन काल में जुड़े लोग थे, वे लोग वीर कहलाते थे और एक वीर के ही कन्या से शादी ब्याह करना चाहता था, इसलिए उनका भी एक अलग वर्ग बनता था। वैश्यों का काम ऊपर के लोगों को टैक्स देना पड़ता था, जैसे भाग, बलि, कर, इनके रूप में वो जाने जाते थे और इनके बदौलत वो कबीले का कार्य संचालन सुचारू रूप से होता था। सबसे निम्न वर्ग के रूप में शूद्र का वर्णन किया गया है। ये चंडाल, विषाद, अयोगक के रूप में जाने गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम पाते हैं कि मागध नाम का भी एक वर्णन मिलता है। तो ये इस तरह के जो वर्णन मिलते हैं, इससे पता लगता है कि इनकी स्थिति धीरे धीरे काफ़ी दयनीय होती चली गई थी। तो इनका काम ऊपर के वर्गों की सेवा करना था और इनके टैक्स पे करना था। इस तरह के काम शूद्रों का भी होता था। अब हम देखते हैं कि ऊपर के 3 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों का उपनयन संस्कार होता था और उपनयन संस्कार एक यज्ञ होता था। यज्ञ के कालांतर में उपनयन में यज्ञोपवीत धारण करते थे। ब्राह्मणों को द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब है 2 बार जन्म लेना। एक बार जन्म जो माता ने जन्म लिया, और दूसरा बार यज्ञोपवीत धारण करने के बाद में ये जो द्विज कहलाते थे, यानी कि जो जनेऊ धारण कर लेते थे और वे द्विज कहलाने लगे, क्योंकि ये सिद्ध रूप से ये समाज में प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन जो भी हो कि उपनयन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य था, इनके कुछ धागों में अंतर भी हमने कुछ देखते हैं, लेकिन ये शूद्रों के लिए यह प्रचलित नहीं था। राजा जब चाहे ब्राह्मण को हटा सकता था। शूद्र को अपनी इच्छा के अनुसार वो काम में ले सकता था। और यहाँ तक कि एक ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया कि इन्हें पीटा भी जा सकता था। यह तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऊपर के 3 वर्गों में सबसे ब्राह्मण सर्वोपरि हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गया, शूद्र हो गए। तो ये क्लियर कट डिवीजन हो गया कि समाज में वर्ग का विभाजन हो गया। वर्ग का विभाजन काम के आधार पर प्रारंभ हुआ था, अब वो जाति का रूप धारण करने लगा। वर्ण जो है, वर्ण कालांतर में यही जाति का रूप धारण करने का प्रारंभिक अवस्था इसी काल में हम देखते हैं। अब आते हैं हम एक अलग पॉइंट पर, आश्रम व्यवस्था। यह आश्रम व्यवस्था जीवन के 4 हिस्सों के रूप में जो संचालन करने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। पहला था वो विद्याश्रम, जिसमें ज्ञान अध्ययन किया जाता था। दूसरा, ज्ञान अध्ययन करने के पश्चात जो गुरु को दक्षिणा दे करके जब वो समाज में आता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था विवाह करके, तो इसे कहा गया गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम के पश्चात एक वानप्रस्थ आश्रम होता था, जो समाज को निर्देशन देता था और समाज को सलाह देता था, समाज को एक दिशा निर्देशित करने का काम करता था। और चौथे आश्रम की वर्णन किया गया है, वो था संन्यास आश्रम। लेकिन संन्यास आश्रम का प्रचलन इस टाइम हुआ वो ऐसा लगता नहीं है इनके ग्रंथों से। अब ये आश्रम व्यवस्था का हमें वर्णन देखते हैं, वह सबसे पहले इसी काल में मिलता है, उत्तरवैदिक काल में, और वो जाबला उपनिषद में आश्रम व्यवस्था का हमें सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ये माना जाता था कि ये जीवन, मनुष्य का जीवन 100 वर्षों का होता है। तो पहला 25 वर्ष जो होता था ज्ञान अर्जन का था, वो होता था। दूसरा तो पारिवारिक जीवन का वह 25 वर्ष 50 वर्ष हो गया। और तीसरा जो 25 वर्ष को 75, और 75 के बाद वो जंगलों में चले जाओ और वहाँ पर
अपना शरीर को धीरे धीरे कंदमूल खाने के बाद उसे भी छोड़ दो और शरीर का चाहे तो विद्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, विद्याश्रम, क्षमा कीजिए, विद्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम की परिकल्पना उत्तर वैदिक काल में की गई। अब आगे हम देखेंगे उनके आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, धार्मिक जीवन में जो विश्वास है उनके बारे में देखेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।